वेलकम इन नॉलेज ट्रिकी। नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। तो दौड़ने करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक के क्वेश्चन है हमारे पास 20। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और यूट्यूब पर नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जाकर नॉलेज ट्रिकी को फॉलो करें। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ टेलीग्राम के डिस्कशन पेज को भी फॉलो करें। तो चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? मुस्लिम और कांग्रेस लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहा था? तो हमारे पास ऑप्शन है इसके 4। 1906 में, 1916 में, 1906 से 1916 में या फिर 1916 से 1922 तक, या फिर 1922 से 1928 तक, या फिर 1928 से 1934 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 से 1922 तक। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध कुछ समय के लिए मधुर रहे थे। मतलब 1916 से 1922 के बीच में जो खिलाफत आंदोलन था उसके समर्थन में दोनों एक साथ आए थे, इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए जो संबंध थे वो बहुत अच्छे हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 4। ऑप्शन पहला है राजकुमारी अमृत कौर, या फिर ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर ऑप्शन नंबर सी अरुणा असफ अली, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है, सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता था। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता था भाई? तो भारत की बुलबुल कहा जाता था। एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष थी। वो जो थी एनी बेस्टेन के बाद भारत की दूसरी अध्यक्ष बनी थी, जबकि अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली वो भारत की पहली महिला थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो ये इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। कौन सा भाई? तो स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है, यह यू टाई की कृति थी। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इसमें किसका विवरण किया गया है भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत के संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन दर्शन, आदर्श, राष्ट्रवाद और राजनीतिक चातुर्य के बारे में लिखा गया है। इसमें सुभाष चंद्र बोस के किन किन बातों को लिखा गया है भाई? तो उनके जीवनी के बारे में लिखा गया है, वो कहाँ दर्शन किए उसके बारे में लिखा गया है, उनके आदर्श के बारे में लिखा गया है, उनके राष्ट्रवाद और राजनीतिक चातुर्य के बारे में उसमें लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, सेंट जेम्स पैलेस या फिर किंग्सले पैलेस या फिर बकिंघम पैलेस या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 डॉनिंग स्ट्रीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट जेम्स पैलेस। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। नोट्स क्या कहता है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? तो लंदन में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन ही पूछा था। कब से कब तक किया गया था? सितंबर से दिसंबर के 1931 में किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे भाई? तो गांधी जी कर रहे थे। तो नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया? शाहजहां के द्वार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ए ताउस का विवरण किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए है बिप्तिस्ते टेवर्नियर या फिर बेरोनेयो या फिर पियर जीन ग्रॉसले या फिर जीन पॉल डुबोइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बप्तिस्ते टेवर्नियर। तो नोट्स देख लेते हैं। जीन बप्तिस्ते टेवर्नियर ने एक फ्रांसीसी आभूषणकार व यात्री थे। वो क्या थे भाई? एक फ्रांसीसी कार और आभूषणकार और यात्री थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। उन्होंने मुगल काल का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने क्या किया है भाई? तो मुगल काल का बहुत सारा विस्तृत में विवरण किया है। तख्त ई ताउस का निर्माण किसने किया था भाई? तो शाहजहां ने किया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगाल की आज़ादी या फिर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह या फिर 1858 में ब्रिटेन के हाथों स्पेन की हार या फिर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि 1630 को मैड्रिड की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या है? नोट्स कहता है 21 सितंबर 1668 को चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड की वार्षिक राशि पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता, पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को 900 सैनिक सहायता की पेशकश या फिर नूरजहां को रिश्वत या फिर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के हाथ पुर्तगाली नौसेना की हार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के हाथ पुर्तगाली नौसेना की हार।
इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दी थी और 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। यह जहां स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेज़ों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या फिर हुगली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। सूरत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी बना था। वो कौन था? वो सूरत था। सूरत भारत का पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी था। तो नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बंतम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्टर में फैक्ट्री स्थापित की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, सतारा, नागपुर, झांसी, मैसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। मैसूर को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया था। तो नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है कंपनी ने सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849, नागपुर और झांसी 1854, तंजौर और अर्काट 1855 में और अवध पर 1856 में कब्जा किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपनी ने सतारा पर कब कब्जा किया भाई? तो 1848 में। जैतपुर और संबलपुर में कब कब्जा किया भाई? तो 1849 में। नागपुर और झांसी को कब कब्जा किया था भाई अंग्रेजों ने? तो 1854 को। तंजौर और कर्नाटक को अर्काट को कब कब्जा किया था भाई? तो 1855 में। और अवध पर कब कब्जा किया भाई? तो 1856 में कब्जा किया। अगला क्वेश्चन का था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, या फिर बिरजीस कादिर ने, या फिर बेगम हजरत महल ने, या फिर तात्या टोपे ने। तो इसका ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? तो क्वेश्चन कर रहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है बेगम हजरत महल अवध के नवाब बाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजीस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया। बेगम हजरत महल अवध के नवाब बाजिद अली की पत्नी थी
और उन्होंने शासन किया भाई, तो अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजीश कादर के नाम पर उन्होंने शासन किया। और उन्होंने लखनऊ के नेतृत्व आंदोलन 1857 के आंदोलन में लखनऊ से नेतृत्व भी किया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण गुरु। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सहद्रन अय्यप्पन ने इस सिद्धांत से यहाँ ने लिखा गया है, इस सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति, न ही धर्म का सिद्धांत दिया। श्री नारायण गुरु का एक शिष्य था जो कि नास्तिक था। वो कौन था भाई? तो सहद्रन अय्यप्पन था, जिसने श्री नारायण गुरु के उपदेश एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर से प्रेरित होकर उन्होंने एक नया ही सिद्धांत दे दिया। और वो सिद्धांत था ना कोई ईश्वर हो, ना जाति और ना ही कोई धर्म हो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। पब्लिक इंस्ट्रक्शन समिति की रिपोर्ट 1823 या फिर चार्टर अधिनियम 1823 या फिर ऑप्शन नंबर सी हंटर आयोग की रिपोर्ट 1862 या फिर वुड्स डिस्पैच 1854। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुड्स डिस्पैच। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? 1854 में वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो 1854 में वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, इसके द्वारा कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया गया भाई? तो बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की भाई? तो 1854 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? तो हमारे पास ऑप्शन है 4। केशव चंद्र सेन, लोकहितवादी, शिवनाथ शास्त्री, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर केशव चंद्र सेन। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? दक्षिण भारत में ब्राह्मणों समाज के द्वारा सुधार किए गए, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों समाज के द्वारा सुधार किए गए यह कार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किया था। ब्राह्मणों में दक्षिण भारत में उस समाज में कुछ सुधार किया गया था, के द्वारा कुछ सुधार किया गया था। वो जो किया गया था कार्य वो केशव चंद्र के द्वारा किया गया था। और वो किसके अंतर्गत में किया गया था भाई? तो वेद समाज के अंतर्गत में रहकर किया गया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी भाई? तो हमारे पास ऑप्शन है 4। नारायण मल्हार जोशी ने की थी, या फिर अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने की थी, या फिर ज्योतिबा फूले ने की थी, या फिर बाबा मार्टे ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने की थी। तो नोट्स देखते हैं। नोट्स में क्या कहता है? नोट्स कहता है अमृतलाल विट्ठल लाल दास को ठक्कर बापा भी कहा जाता
था, सॉरी थे लिखा गया था होगा, था। वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किया। 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने कौन सा मंडल का स्थापना किया भाई? तो भील सेवा मंडल की स्थापना किया। कब किया? तो 1922 में किया। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सच्चिदानंद सान्याल, सोहन लाल पाठक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र 1912 में के द्वारा रचा गया था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है दिल्ली षड्यंत्र में 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। इस षड्यंत्र में किसको मारने का प्रयास किया गया था भाई? तो भारत के वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। और यह षड्यंत्र कब रचा गया था भाई? तो जब ये राजधानी जब भारत का कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था तब यह षड्यंत्र रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया। कब मारने का प्रयास किया गया था भाई? तो एक्यूरेट डेट था 23 दिसंबर 1922 को बम विस्फोट के द्वारा मारने का प्रयास किया गया था, परंतु वह प्रयास असफल रहा था। लेकिन यह प्रयास जो था असफल हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका अगर पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए तो वो टेलीग्राम पर जाएं, नॉलेज ट्रिकी को फॉलो करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर किन्हीं को नहीं मिलता है तो टेलीग्राम का लिंक पे जाएं और जाकर टेलीग्राम को फॉलो करें और वहाँ से अपना पीडीएफ ले लें। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। खेड़ा सत्याग्रह के लिए किया था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई थी। कब की गई थी भाई? तो 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू किया था। तो 15 मार्च 1918 को गांधी जी के नेतृत्व में अहमदा मिल में हड़ताल किया गया था और वह हड़ताल आमरण अनशन था। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। सैयद अहमद खान और आगा खान, या फिर मोहम्मद अली और शौकत अली, या फिर ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल या और सलीमुल्लाह खान, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो चलते हैं इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में बदलाव लाना था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नोट्स में क्या कहता है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में
बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता थे भाई तो मोहम्मद अली और शौकत अली। और इस खिलाफत में जो था और कौन कौन साथ था तो भाई तो अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहिनी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये जो खिलाफत आंदोलन गठित किया गया था वो इन लोगों के नेतृत्व में किया गया था। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 4, लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ या फिर पोरबंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन बी। नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है नवंबर 1919 में हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था जिसका जिन्नाह ने विद्रोह किया। दिसंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन का दूसरा सत्र बुलाया गया और फरवरी 1920 में बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो 1919 में। तीसरा सम्मेलन तो फरवरी 1920 में खिलाफत आंदोलन का तीसरा सम्मेलन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, कानपुर, नागपुर, नैनीताल या फिर भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर शहर को जाना जाता है। तो नोट्स देख लेते हैं। 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था। जो 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नारा क्या था भाई? तो नागपुर चलो। तो देखते हैं क्वेश्चन हम अपना। अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? इसका ऑप्शन देखने से पहले जिन्होंने भी नॉलेज ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और नॉलेज ट्रिकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्वेश्चंस आप पाते रहें नॉलेज ट्रिकी पर। और इसका जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और टेलीग्राम के लिंक को टच करें और वहां टेलीग्राम पर जाकर नॉलेज ट्रिकी को फॉलो करें और वहां से अपना पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन है हमारे पास 4, तेज बहादुर सप्रू या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किया था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? चित्तरंजन दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी व न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किया था। वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव पक्ष में थे। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। उन्होंने कौन सी पार्टी का स्थापना किया था भाई? तो स्वराज पार्टी का। और वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो अहमदाबाद अधिवेशन में। और वो अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में वो अधिवेशन हुआ था। तो इसी के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं। तो थैंक यू। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।